नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीयूईटी की कक्षाओं पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा मामला है जिसको आप लोग संभवतः गंभीरता से कभी कभी नहीं लेते। सिलेबस को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से हम अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ले आते हैं और जो भी शंकाएं होती हैं उनके समाधान के लिए हमें सिलेबस को ही देखना पड़ता है। सिलेबस सभी शंकाओं का समाधान कर देता है। चलिए खैर, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है नई वास्तुकला हम्पी। ठीक है, या ये कह लो कि हम लोग एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं जो निसंदेह भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं विजयनगर की। थोड़ा सा हम लोग चीजों को ब्रीफ कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर ठीक कर्नाटक का जो वर्तमान समय में एरिया है। ठीक है, उसमें कभी विजयनगर हुआ करता था। अगर हम तत्कालीन परिस्थितियों में विजयनगर की सीमाओं को देखने का प्रयास करें तो जो हमारा दक्षिण भारत का भाग है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश का, तो इनको अगर हम मिला देंगे तो विजयनगर ने अपनी सत्ता बहुत अच्छे से स्थापित कर रखी थी। और विजयनगर की सत्ता से ठीक ऊपर एक राज्य और था जो इसे चुनौती देने के लिए तैयार हुआ था। उस राज्य का नाम है बहमनी। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको सबसे पहले हम लोग एक आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन से क्या होगा कि आप स्पष्ट हो जाएंगे कि हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर हम लोग सुदूर दक्षिण की बात करें, ठीक है, तो इस तरह से हम अगर निकालें तो ये पूरा विजयनगर है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा विजयनगर। ठीक है, और इसके ऊपर का ही जो पूरा पोर्शन है इस तरह से, ठीक है, ये बहमनी। ठीक है, ये बहमनी है। तो बहमनी की स्थापना हुई थी 1347 में। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। ठीक है, इनकी स्थापना के समय भारत का इतिहास कुछ तो चल रहा होगा उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में गतिविधियों का केंद्र क्या था और उसका केंद्र बिंदु कौन था? तो अगर इसी समय हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सल्तनत काल चल रहा था, आप लोग को बताया था, है ना। और सल्तनत काल में इस समय तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासन था जो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा है। और विजयनगर और बहमनी की स्वतंत्रता के समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सुल्तान था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो 1325 से 51 तक का शासन मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो 1325 से 51 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों राज्य समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो एक चर्चा का विषय है वो ये है कि कहने को तो अगर हम कहें
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विजयनगर एक हिंदू राष्ट्र था और बहमनी एक मुस्लिम राष्ट्र था। लेकिन हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन राज्यों में लड़ाई इस बात के लिए नहीं होती थी कि हम हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं, या आप हिंदू हैं मैं मुस्लिम हूँ। लड़ाई इस बात पे नहीं होती थी। लड़ाई होती थी आर्थिक लाभ के लिए। आर्थिक लाभ का मतलब क्या है कि यहां पर कृष्णा तुंगभद्रा का जो दोआब है, ठीक है, यहां पर एक कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब था। ठीक है, तो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब जो एक बहुत ही फ्रूटफुल एरिया था, बहुत ही लाभकारी क्षेत्र था, तो उसको प्राप्त करने के लिए देखिए लड़ाइयाँ तो तय हैं। लड़ाई तो तय है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनके बीच, बहमनी और विजयनगर के बीच जो विवाद का प्रमुख कारण है वो क्या है? वो कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब है और आर्थिक कारण सर्वोपरि था। दोनों के बीच जब भी द्वंद्व हुआ, वो द्वंद्व किसी भी मायने में धर्म को लेकर तो बिल्कुल ही नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि एक दूसरे के आर्थिक क्षेत्रों को छीना जा सके। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम लोगों ने एक आउटलाइन कर लिया है कि हम लोग विजयनगर की हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, विजयनगर को सेंटर पे हम लोग रखे हुए हैं। और तो अपने मन, मतलब अपने आप एक मन में प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? और अगर विजयनगर एक राज्य है तो इसकी स्थापना हुई कैसे? ठीक है, तो आइए उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, हुआ क्या कि अगर हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, दिल्ली की बात करें तो यहां पर मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा है और ये सारा क्षेत्र मोहम्मद तुगलक के अधीन था। ठीक है, दक्षिण का भी ठीक ठाक एरिया मोहम्मद तुगलक के अधीन था। यहां से आप पूरा ले लीजिए तो वो मोहम्मद तुगलक के अधीन था। काफी बड़ा क्षेत्र था और इस बड़े क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना किसी भी राजा के लिए, सुल्तान के लिए, बादशाह के लिए, कोई भी हो, जो भी पदनाम है, किसी के लिए भी एक कठिन कार्य साबित हो सकता था। तो भाई वो मोहम्मद तुगलक के लिए भी कठिन कार्य था। हुआ क्या? आइए विजयनगर को स्थापित करें। विजयनगर की स्थापना हो कैसे रही है? विजयनगर क्यों बना, क्यों इसका नाम विजयनगर है ना? आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हुआ क्या कि जब हम मोहम्मद तुगलक के काल को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक के समय तमाम विद्रोह होते हैं। ठीक है, तो इसके समय एक विद्रोह दक्षिण में भी हुआ। इसका एक अधिकारी था, उसने विद्रोह किया। दक्षिण में सागर क्षेत्र का अधिकारी था वो, सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक के अधीन था। भाई अधिकारी है तो सुल्तान के अधीन तो होगा ही। जब उसने विद्रोह किया तो मोहम्मद तुगलक ने उसके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। अच्छी बात है, दबाया गया। लेकिन दबाते समय, है ना, विद्रोह किया था गुरशप, एक अधिकारी था, उसने विद्रोह किया। और विद्रोह करके मोहम्मद तुगलक विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण गया। तो जो गुरशप है वो भागा। वो भागकर उस समय कर्नाटक में एक क्षेत्र, एक राज्य हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं कंपली। कंपली राज्य हुआ करता था। तो कंपली राज्य में भाग गया गुरशप और वहां जाके शरण ले ली। कंपली राज्य में जब शरण ले ली तो मोहम्मद तुगलक तो पीछा कर ही रहा था। मोहम्मद तुगलक को तो दंड देना ही था, कोई भी हो, कहां भी कहीं भी छुप जाए, है ना, पीछे थोड़ी भागेंगे कि वो उनके यहां चला गया तो लौट लेते हैं। लौटना थोड़ी था, वो तो विद्रोह दबा नहीं था। तो मोहम्मद तुगलक अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाता है
और गुरशप को सजा देता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है, जीतता है मोहम्मद तुगलक। उस समय मोहम्मद तुगलक की सेना से लड़ने वाले दो सेनापति भी थे जो मोहम्मद तुगलक के विरोध में लड़ रहे थे, मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट लड़ रहे थे। वो दो लोग थे, उनका नाम था, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का। तो हरिहर बुक्का जो है ये मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट लड़ रहे थे। मोहम्मद तुगलक इनसे प्रभावित हुआ। जब प्रभावित हुआ तो मोहम्मद तुगलक ने विद्रोह दबा दिया, और विद्रोह दबा के वो कुछ लोगों को अपने साथ दिल्ली ले गया। तो उन कुछ लोगों में दो लोग ये भी थे, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर बुक्का पहुंच जाते हैं दिल्ली, समझना। जब हरिहर बुक्का दिल्ली पहुंचते हैं तो मोहम्मद तुगलक के अधीन काम करने लगते हैं और इन लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया जाता है। ये लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है भाई, कहानी आगे बढ़ती है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो हरिहर बुक्का दिल्ली में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे थे। दक्षिण में आगे चलकर फिर विद्रोह होता है कुछ ही समय बाद। तो मोहम्मद तुगलक दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए भेज देता है हरिहर बुक्का को कि जाओ विद्रोह दबाओ, दक्षिण का क्षेत्र तुम्हारा देखा हुआ है, तुम लोग बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हो, तो जाओ मैनेज करो। हरिहर बुक्का जब विद्रोह को मैनेज करने के लिए दिल्ली से दक्षिण आते हैं तो वो एक राज्य की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं, और वही राज्य कहलाता है विजयनगर। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर, है ना, जीत का शहर। अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि इतनी उठापटक के बाद हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना तो कर दी, ठीक है, लेकिन एक समस्या तो है ही, क्या कि हरिहर बुक्का ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, है ना, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया, है ना। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नाम हम लोग यहां पर पाते हैं। वो नाम है, एक है विद्यारण्य, एक नाम है विद्यातीर्थ, और एक नाम है सायण। देखिए ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, विद्यारण्य, विद्यातीर्थ और सायण, क्योंकि एक प्रश्न अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि सायण किस समय थे। सायण का समय पूछा गया, किस समय थे, तो विजयनगर के समय थे ना, विजयनगर में थे, तो उसका आंसर जो है वो विजयनगर होता है। तो जरा इन तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्यारण्य, विद्यातीर्थ और सायण। तो इनके प्रयासों से होता क्या है कि जो विजयनगर है वहां पर हरिहर बुक्का जो है इनको पुनः वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है, और ये फिर से हिंदू हो जाते हैं, और ये विजयनगर की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से विजयनगर की स्थापना होती है। तो उम्मीद है आपको स्थापना तो समझ में आई गई, है ना। अगर आपको स्थापना समझ में आ गई है तो आइए थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं
तो फिर आप उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में जब अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होता रहेगा कि चल क्या रहा है ना। तो उसमें याद रखिए, जैसे विजयनगर है तो विजयनगर और बहमनी ये दो राज्य आपस में टकराएंगे लंबे समय तक, एक लंबे समय तक, लगभग 150 साल तक, पौने 200 साल तक ये आपस में टकराएंगे। और टकराने के बाद विजयनगर तो विजयनगर ही रहेगा, लेकिन एक समय बाद जो बहमनी राज्य है ये 5 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। इसकी स्थापना हो रही है 1347 में बहमनी की। ठीक है, और यही बहमनी राज्य, ठीक है, 1527 में 5 भागों में टूट जाएगा। एक का नाम हो जाएगा बीजापुर, एक का नाम हो जाएगा गोलकुंडा, एक का नाम हो जाएगा अहमदनगर, ये ध्यान रखिएगा, एक का नाम हो जाएगा बीदर और एक का नाम हो जाएगा बरार। ठीक है, तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इन 5 भागों में 1527 में, 1347 में स्थापना हो रही है, लेकिन 1527 में ये 5 भागों में टूट जाएगा। एक जो चीज यहां पर रह गई है वो ये कि बहमनी की स्थापना किसने की थी, तो उसका नाम है हसन गंगू। बहमनी की स्थापना करने वाला है हसन गंगू। भाई 2 राज्य हैं, है ना, आसपास पैदा हुए, नए राज्य थे, तो हमें कम से कम उनके संस्थापकों के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। हसन गंगू का नाम जो था, जब हसन गंगू ने बहमनी राज्य को स्वतंत्र किया और शासन चलाना शुरू किया, तो उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से शासन चलाया, इसीलिए राज्य का नाम बहमनी पड़ गया। ठीक है, तो ये तो स्टोरी है, इस स्टोरी को आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर होगा क्या, आगे चलकर जब बहमनी 5 भागों में टूट जाएगा और विजयनगर तो मान लो विजयनगर रहेगा, तो होगा क्या कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ये विजयनगर से टकराने लगेंगे, है ना, लड़ाइयाँ करने लगेंगे। तो बीच बीच में तमाम लड़ाइयाँ होती रहेंगी जब तक बहमनी है। 1527 के पहले तो बहमनी वर्सेस विजयनगर चलेगा, और जो रायचूर दोआब है, कृष्णा तुंगभद्रा का जो दोआब है, रायचूर दोआब बोलते हैं उसे, तो उसको बेस बनाकर युद्ध होते रहेंगे, विजयनगर वर्सेस बहमनी 1527 के पहले। 1527 के बाद क्या होगा कि बहमनी 5 भागों में टूट जाएगा, तो फिर लड़ाइयाँ अलग अलग क्षेत्रों से होंगी, जैसे अहमदनगर से लड़ाई हो गई, या बीजापुर से लड़ाई हो गई, या गोलकुंडा से लड़ाई हो गई, तो फिर अलग अलग लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि फिर आगे चलकर क्या हुआ, उसको भी जान लो। आगे चलकर क्या हुआ कि 1527 के बाद जब बहमनी 5 भागों में टूट गया, तो और विजयनगर विजयनगर रहा, विजयनगर नहीं टूटा, तो होता क्या है कि विजयनगर में तमाम राजवंश गद्दी पर बैठ रहे हैं एक के बाद एक, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो विजयनगर में राजवंश गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो उसमें एक राजवंश आएगा जो, जिनमें एक राजा गद्दी पर बैठेगा, सदाशिव। उसके समय एक प्रधान सेनापति होगा जिसका नाम होगा रामराय, विजयनगर में। तो रामराय क्या करेंगे, रामराय इन 5 राज्यों से लड़ाई करेंगे। जब इन 5 राज्यों से लड़ाई करेंगे तो इन दक्षिण की सल्तनतों, ये जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर है ना, ये जो सल्तनतें हैं, इन सल्तनतों को रामराय जो है वो पराजित कर देगा और इन सबको विजयनगर के अधीन ले आएगा। रामराय अकेली दम पे एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहमनी राज्य जो है, जो 5 भागों में टूटा है, ये विजयनगर के अधीन हो जाएगा, विजयनगर की दया पर जीने लगेगा। इतना पावरफुल विजयनगर एक समय हो गया था।
लेकिन ये समय बहुत लंबा नहीं चला और समय आ गया 1565। 1565 में 1565 तक आते आते जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार जो राज्य थे, इन राज्यों में मंत्रणा चली। मंत्रणा इस संदर्भ में चली कि हम विजयनगर के अधीन हैं, तो क्यों ना हम मिलकर विजयनगर को हराने का प्रयास करें। तो इन 5 सल्तनतों में से 4 सल्तनतें ऐसी हैं जो आपस में मिलकर एक समझौता करती हैं। उन 4 में शामिल थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। बरार अलग रहा। ये जो 4 सल्तनतें हैं, 1, 2, 3 और 4, ये चारों आपस में मिलकर 1565 में विजयनगर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं और 1565 में विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। आपने संभवतः नाम सुना होगा तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। गांव का नाम था राक्षस तंगड़ी, जिसके पास ये युद्ध हुआ था। इसको हम बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसने विजयनगर के सूर्य को अस्त कर दिया था। इस युद्ध में जो 4 सल्तनतें हैं, ये विजयनगर को परास्त कर देती हैं पूरी तरह से, और विजयनगर का एक बहुत ही खूबसूरत शहर जो है वो बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है दक्षिण की सल्तनतों के द्वारा। कारण हम लोग को पता है, क्योंकि विजयनगर का जो रामराय है उसने बड़ी मजबूती के साथ इन सल्तनतों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, चलिए इसी क्रम को हम लोग अब क्रमागत रूप से देखते हैं। और विजयनगर में ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने कला के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए। विजयनगर एक उन्नत कला का प्रदर्शन भी करता है। हमें कई महत्वपूर्ण कला के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। आइए देखें एक एक करके। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। बस ये याद रखिएगा कि 1565 में जो तालीकोटा युद्ध है, ये विजयनगर को, इस युद्ध में विजयनगर हार जाता है और विजयनगर की जो अस्मिता है, जो इज्जत है, वो खो जाती है ना। तो यही आप आज पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, हम्पी की खोज, विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक योगदान। इनको हम लोग एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस विजयनगर की हम लोग बात कर रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की, इस साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालुव, तुलुव और आरविडू। अगर आपसे हम प्रश्न पूछें कि हरिहर और बुक्का किस वंश के थे, तो क्या आपको इसका उत्तर देने में जरा सी भी कठिनाई होगी? नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको स्पष्ट है कि हरिहर बुक्का संगम वंश के थे, क्योंकि पहला वंश संगम है और हरिहर बुक्का संस्थापक हैं विजयनगर के। तो हरिहर बुक्का किस वंश के हो जाएंगे? संगम वंश के। ठीक है, तो हरिहर बुक्का संगम वंश के हैं। अच्छा, इन्होंने संगम वंश नाम क्यों रखा? याद रखना, संगम इनके पिता का नाम था।
हरिहर बुक्का के, भाई ये संस्थापक है ना, ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना, ये संस्थापक है, ठीक, तो ये किसी न किसी वंश की स्थापना तो करेंगे। अच्छा, दो भाई हैं तो हरिहर वंश भी नहीं कह सकते, बुक्का वंश भी नहीं कह सकते, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अपने पिताजी का नाम संगम है, संगम नाम भी अच्छा है, तो संगम वंश, तो संगम वंश शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद संगम वंश को हटा के सालुब वंश गद्दी पर बैठता है, उसके बाद तुलुब वंश गद्दी पर बैठता है, उसके बाद आरवीडू वंश। ठीक है, आइए इसी को हम लोग क्रमानुगत देखते हैं। संगम वंश, जब हम क्रम से आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले संगम वंश देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, देखो कुछ चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये तो आपको पता ही हो गया, 1336 में हरिहर प्रथम, है ना, वही हरिहर बुक्का, तो हरिहर और बुक्का के नाम में प्रथम इसलिए हम लोग लगा देते हैं क्योंकि द्वितीय भी गद्दी पर बैठे थे, हरिहर द्वितीय और बुक्का द्वितीय, है ना, इसलिए उनके नाम में प्रथम लग जाता है क्योंकि ये संस्थापक हैं। संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का, ठीक है, तो हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम एक ही बात है। हरिहर प्रथम ने कब से कब तक शासन किया, 1336 से 1356 ईस्वी के आसपास, तो विजयनगर का शासक बना। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब वारंगल के काकतीय आपके लिए नया शब्द है, ठीक, आइए इसको समझ लेते हैं। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वारंगल शब्द का जो प्रयोग है या वारंगल शब्द से जुड़े हुए इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उत्तर भारत में जो सल्तनत काल चल रही है, उस सल्तनत काल में हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय की थी, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण विजय की, ठीक है, समझना, तो दक्षिण में कोई ना कोई राज्य तो अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा, है ना, तो हुआ क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में अभियान किया था तो ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है, ये जो महाराष्ट्र का एरिया उस समय था, इस महाराष्ट्र के एरिया में यादव वंश का शासन था। किसका वंश का शासन था, यादव। जो ये आंध्र प्रदेश साइड का एरिया था, यहां पर वारंगल के काकतीय, जो अभी आपने पढ़ा, तो वारंगल के काकतीयों का शासन था। और जहां पर अभी विजयनगर आप देख रहे हैं, इस विजयनगर क्षेत्र में एक राजवंश था, द्वार समुद्र उसकी राजधानी थी, तो द्वार समुद्र में शासक बैठे थे, ठीक है, तो एक यादव वंश हो गया महाराष्ट्र में, एक वारंगल हो गया, एक द्वार समुद्र हो गया, ठीक है। इन राजवंशों से अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाइयां हुई थी, उसने इनको पराजित किया था, दक्षिण विजय की थी अलाउद्दीन, ठीक। जब हम आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन के बाद, तो फिर स्थितियों में अगर हम देखें, स्थितियों पर ध्यान दें, तो जो भी हम लोगों ने आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र की बात करी है ना, तेलंगाना, है ना, तो वारंगल के काकतीय जो हैं, ये कर्नाटक का थोड़ा भाग, आंध्र प्रदेश का थोड़ा भाग, वहां पर ये शासन चलाते थे, ठीक है। तो वारंगल के काकतीय के यहां ये लोग सामंत थे,
तो कहने का आशय, इनको तलवारबाजी पहले से आती थी। ठीक है, ये आपकी एक समझ के लिए कि ऐसा एक नया नाम आपके सामने आ जाता है तो ये कौन है। तो ये दक्षिण के राज्य हैं। और जैसा कि आपको पता है, इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक वंश के बाद दूसरा वंश आता है। तो जब एक वंश के बाद दूसरा वंश आता है तो अगले वंश के लिए पिछले वंश को जगह छोड़नी पड़ती है ना। तो जो काकतीय हैं, या जो यादव वंश है, या जो वारंगल है, जो तेलंगाना क्षेत्र है, इनको नए राजवंशों के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। नए राजवंश आएंगे, फिर उनका भी पतन होगा, विजयनगर का भी पतन हो जाएगा, तो फिर नए राज्य राष्ट्रकूट आ जाएंगे, यहां पर चालुक्य आ जाएंगे। तो ऐसे नाम हम लोग सुनेंगे। तेलंगाना वाले क्षेत्र में पल्लव आ जाएंगे, कांची के पल्लव। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो वहां भी नए नए राष्ट्रकूट, और फिर उनके नीचे चालुक्य। वो इतिहास एक चलने लग जाएगा। खैर, तो कहने का आशय कुल मिला के ये है कि हर एक राज्य का अपने पिछले राज्य से कनेक्शन रहता है। वंश खत्म होते जाते हैं और नए नए वंश आते जाते हैं। तो दक्षिण भारत में जिन राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे आप लोग भी देखते हैं कि राष्ट्रकूट हैं, चालुक्य हैं, पल्लव हैं, चोल हैं, पांड्य हैं, चेर हैं। ठीक है, और अभी हम लोग ने पढ़ा 13वीं-14वीं शताब्दी में ये लोग आ जाएंगे। तेलंगाना क्षेत्र है, वारंगल का क्षेत्र है, यादवों का क्षेत्र है, तो ये आ जाएंगे 13वीं-14वीं शताब्दी तक। तो ये सब चलता रहता है, ये सब चलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के वारंगल के काकतियों के ये सामंत थे, इनको तलवार चलानी आती थी, और तलवार चला ही रहे थे मोहम्मद तुगलक के सामने, क्योंकि सामंत थे। अब स्थिति क्या बनती है कि 1356 में जब हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद बुक्का प्रथम राजा बनता है। कितना अच्छा है ना, कि दो भाइयों में से एक भाई राजा बन गया और दूसरे ने संतोष किया। ये नहीं कि उसको मार दे तो हम राजा बन जाएं, है ना। लेकिन आगे चलकर वो शांतिपूर्वक ढंग से बुक्का प्रथम राजा बनता है। किसी प्रकार का हमको विवाद देखने को नहीं मिलता है। बुक्का प्रथम जब राजा बनता है तो उसकी जो विदेश नीति है, उसकी बड़ी विशेषता ये थी कि उसने एक दूत मंडल चीन को भेजा था। तो विजयनगर के जो राजा हैं वो चीन में दूत मंडल भेजते हैं। तो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, या चीन से जो हमारा व्यापार है, वो बहुत पुराना व्यापार है। लंबे समय से हम लोग चीन से व्यापार कर रहे थे। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो चूंकि हमारा बंदरगाह क्षेत्र है, तो अब कर्नाटक का क्षेत्र भी ले लो तो कर्नाटक में भी अच्छे खासे बंदरगाह एरिया है। अब कर्नाटक से मान लीजिए श्रीलंका, और श्रीलंका से चाइना, या अभी आपको बताया कि आगे चलकर विजयनगर ने अपना विस्तार कर लिया था, तो पूर्वी तट तक विस्तार हो गया था विजयनगर का। तो पूर्वी तटीय बंदरगाह से सीधा चाइना से व्यापार। तो इससे है क्या कि भाई क्यों विदेशी व्यापार कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो लाभ होना है वो दो चीजों से होना है। कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, लाभ दो चीजों से होता है, एक व्यापार और एक कृषि। कृषि और व्यापार से लाभ होता है। ठीक, तो कृषि तो मान लो हो ही रही है ना। किसी क्षेत्र को जीतेंगे तो उसका क्षेत्र कब्जे में ले लेंगे, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार तो मान लीजिए हो ही रहा। व्यापार का विस्तार कैसे करें? तो कृषि और व्यापार जो है, इससे राजा को आमदनी होती थी। जितनी ज्यादा कृषि होगी उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, जितना ज्यादा व्यापार होगा उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो ये दो अच्छे सोर्स थे पैसा कमाने के लिए। तो कोई भी राजा हो वो ये चाहेगा कि व्यापार उन्नत अवस्था में रहे।
तो इसने दूत मंडल भेजा। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे परीक्षा में पूछता है कि विजयनगर के किस राजा ने चीन में दूत मंडल भेजा था, तो आपका सीधा उत्तर होगा बुक्का प्रथम। ठीक है, यह ध्यान रखने वाला प्रश्न है। बुक्का प्रथम की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तो देखो हरिहर द्वितीय राजा बना है, द्वितीय आ गया, इसीलिए उसको प्रथम लिख दिया गया। तो हरिहर द्वितीय शासक बना और ऋग्वेद में सुप्रसिद्ध टीकाकार, ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण इसके प्रधानमंत्री थे। सायण एक बहुत ही बेहतरीन विद्वान थे और इन्हीं को लेकर हमने आपको थोड़ी देर पहले प्रश्न को बताया था कि सायण किसके समय थे। तो सायण विजयनगर के समय थे, सायण हरिहर द्वितीय के समय थे। ठीक है, ये आपके लिए अगला स्टार क्वेश्चन हो जाएगा। और टीका टिप्पणी जो शब्द है ना, या भाष्य आप सुनते होंगे, तो टीका टिप्पणी भाष्य जैसे शब्दावलियों का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को पढ़ता है और पुस्तक को पढ़ने के बाद उससे प्राप्त ज्ञान, जो भी उसे ज्ञान मिला, उसमें अपना ज्ञान ऐड करके अपनी एक पुस्तक लिख देता है, तो उसे फिर हम टीका कहते हैं। अर्थात किसी अन्य पुस्तक को आधार बना के ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो वही काम इन्होंने, सायण ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा देवराय प्रथम के शासक बनते ही बहमनी राज से तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया। अभी आपको बताया था बहमनी राजा से युद्ध छिड़ा था। अब ने आपको तुंगभद्रा दोआब भी बता दिया है ना, कृष्णा तुंगभद्रा। तो देवराय प्रथम के समय जो बहमनी और विजयनगर है, इनके बीच आमने सामने की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो कृष्णा तुंगभद्रा का जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का मतलब दो पानी है ना, आब का मतलब होता है पानी है ना, आब का मतलब होता है पानी और दो का मतलब दो। तो दो कौन, किन दो का पानी? तो एक कृष्णा का पानी, एक तुंगभद्रा का पानी। इनके बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। आ गया होगा समझ में। तो अब लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ सिंचाई कार्य हेतु जो देवराय प्रथम है, इसने क्या किया, हरिद्रा, हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी है ना, पर एक बांध बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे अनेक नहरें निकाली गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरिद्रा और तुंगभद्रा नदियों पर बांध किसने बनवाया था? तो आंसर है देवराय प्रथम। इसने बांध बनवाया था हरिद्रा और तुंगभद्रा नदियों पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई राजा कोई नई राजधानी बना दे, अगर कोई राजा कोई बांध या नहर बनवा दे, अगर कोई राजा कोई विशेष स्तंभ या बड़ा निर्माण करा दे, तो तुरंत इस प्रकार के प्रश्नों को तुरंत पकड़ने का प्रयास किया करो कि ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो देवराय प्रथम जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि उन्होंने बांध बनवा दिया था। आप समझ जाओ कि उस समय बांध बनवाना कितना हाई टेक्नोलॉजी का काम रहा होगा। हालांकि हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास या मध्यकालीन भारत के इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो चीज़ें बनी हैं, ठीक है, वो चीज़ें इतनी यूनिक बनी हैं और कुछ चीज़ों पर तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि आज जब मशीनों से हम बिल्डिंग बना के ऊंचाइयां छू रहे हैं, तब तो मशीनें नहीं थी। आज हम एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर की वजह से भारी भारी सामानों को ऊपर पहुंचा देते हैं। उस समय वो लोग कैसे पहुंचाते थे? ये अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब संगम वंश का पतन होता है, तो उसके बाद सालो वंश
गद्दी पर बैठता है, मतलब सालू वंश आता है। 1485 ईस्वी में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय, संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय, कि उसके सेनापति, इसका जो सेनापति है सालुब नरसिंह, ठीक है, तो सालुब नरसिंह जो है वो हत्या कर देता है। ये तो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कभी कभी राजवंशों में परिवर्तन इसलिए भी हो जाता है कि सेनापति राजा की हत्या कर देता है। अब सेनापति अगर राजा की हत्या कर रहा है तो क्यों कर रहा? उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से कि एक सेनापति राजा की हत्या करके अपने वंश की स्थापना कर रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसा तभी संभव हो पाता है कि जब राजा कमजोर हो। समझना, जब राजा कमजोर हो, और जब राजा कमजोर होता है ना, तो सेनापति एक काम करना शुरू कर देता है। क्या? कि राजा के अधीन जितने भी अधिकारी हैं उनको अपने पक्ष में करना शुरू कर देता है, नहीं तो तुरंत विद्रोह हो जाएगा। तो जो सेनापति हत्या कर रहा है, तो हत्या से पहले ये सेनापति का कार्य क्या है? हत्या से पहले जितना भी माहौल है राजा के पक्ष का, वो अपने पक्ष में करो सबसे पहले। नहीं तो पता लगा हमने राजा को मारा, किसी ने हमें मार दिया, फायदा क्या हुआ? तो जो सेनापति है वो कम से कम राजमहल में बैठने वाले लोगों को किसी भी तरह से सामदान दाम दंड भेद कुछ भी करके सबसे पहले उन्हें अपने पक्ष में करता है, फिर राजा की हत्या करके गद्दी पाता है, जिससे कि वो एक लंबे समय तक शासन चला सके। सबको संतुष्ट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। और दूसरे राजवंश सालू वंश की नींव रख देता है। विजयनगर के इतिहास में सालुब नरसिंह को प्रथम बालापहार कहा गया है। यह आपके लिए स्टार क्वेश्चन है ना। बल से गद्दी प्राप्त करना, है ना, बल से गद्दी प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि जहर दे दिया, या ऐसा नहीं है कि कोई हल्का सा प्रयास करके गद्दी पाली, है ना। बलापहार, अपहरण कर लिया गद्दी का, है ना, गद्दी का अपहरण किया गया। किसके द्वारा? सालुब नरसिंह के द्वारा। सालुब वंश बहुत लंबा नहीं चल पाया, उसको गद्दी छोड़नी पड़ी तुलुब वंश के लिए, ठीक है। आइए देखें इसमें क्या हुआ। 1485 से 1505, है ना, केवल 20 साल सालुब वंश चल पाया। उसके बाद 1505 में वीर नरसिंह तुलुब वंश का प्रथम शासक हुआ। एक बार फिर से नरसिंह, लेकिन ये वीर नरसिंह है और ये तुलुब वंश का है। वीर नरसिंह तुलुब वंश का पहला शासक बनता है। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो आपसे सीधा यही बन जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय तुलुब वंश के थे, जो तीसरा वंश है ना, विजयनगर के तीसरे वंश तुलुब वंश के कृष्णदेव राय थे। तो ये थोड़ी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो हैं ये तुलुब वंश के तथा विजयनगर साम्राज्य के, इनको महानतम शासकों में इनको गिना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था 1509 से 1530 के बीच में, तो उस समय विजयनगर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। एक तो विजयनगर का ठीक ठाक विस्तार हो गया था, जो आपको बताया शुरुआत में, लगभग दक्षिण भारत अधीन आ गया था विजयनगर के। दूसरा महत्वपूर्ण मामला है या बात है, ऐसे समझ लो, कि कृष्णदेव राय के समय समृद्धि जो है विजयनगर की, उसने बड़ी ऊंचाइयां छू ली थी। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो,
और चाहे वो ट्रेड सेक्टर हो। दोनों ही सेक्टर्स में जो कृष्णदेव राय हैं उसने विजयनगर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो समस्या पैदा कर सकता है, उसने उसको जीत लिया। तो सबसे पहले तो उसने झाड़ू लगाई। झाड़ू का मतलब कि उसने उन क्षेत्रों को कब्जे में ले लिया जो कल को समस्या पैदा कर सकते हैं। तो जो कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का जो क्षेत्र है, सबसे पहले इसने उन सबको क्षेत्रों को अपने अधीन किया कि भाई नीचे से कोई विवाद हमारे पास नहीं आना चाहिए। हाँ, अब हम जहां हैं इससे ऊपर, चूंकि बहमनी राज्य था उस समय, तो बहमनी था, 1527 में बहमनी टूटेगा, तो 1509 में जब ये गद्दी पर बैठा है तो उस समय बहमनी राज्य है, तो बहमनी राज्य को भी ठीक ठाक ढंग से कंट्रोल किया। तो एक अच्छा खासा राज्य स्थापित कर लिया था कृष्णदेव राय ने। सबसे बड़ी बात कि विजयनगर के दौरान, ठीक है, इसको समझना कि विजयनगर के दौरान जो विदेशी यात्री भारत आते थे, तो तमाम विदेशी यात्री भारत आए, है ना, जैसे अब्दुल रज्जाक है, निकितिन है, डोमिंगो पायस है, तो ऐसे तमाम, निकोलो कोंटी है, तो ऐसे तमाम विदेशी यात्री जो हैं वो भारत आए और उन्होंने विजयनगर की भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की। बहुत सुंदर राज्य है, ये अच्छा है, वो अच्छा है ना। तो तमाम स्थापत्य की उन्होंने बहुत तारीफें करी, बहुत राज्य की उन्होंने बहुत तारीफें करी, राजा की बहुत तारीफें करी, है ना। और उन्होंने फिर जो विवरण छोड़ा, उस विवरण से हमको उन समाज के बारे में भी जानकारी मिल जाती है विजयनगर कालीन, है ना। सती प्रथा के लिए कुछ लोगों ने वक्तव्य जारी किए, कुछ लोगों ने समाज में जैसे ब्राह्मण हैं उनके लिए वक्तव्य जारी किए। तो उससे हमें समाज के बारे में, नारियों के बारे में वक्तव्य जारी किए। जैसे एक विदेशी यात्री हैं, उन्होंने कहा कि विजयनगर की बड़ी विशेषता थी कि अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है, ठीक ठाक पैसे वाला है, तो वो कितनी भी पत्नियां रख सकता है। बताइए कि अगर कोई 1000 पति है तो वो एक पत्नी रखे, अगर वो 1 लखपति है तो 2 पत्नी रख सकता है, करोड़पति है तो वो 3 4 5 पत्नियां रख सकता है ना। तो भैया जितना पैसा होगा उतनी पत्नी रखना, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका सेंस समझो, इसका सेंस अच्छा नहीं है। सेंस इसलिए अच्छा नहीं है कि आप स्त्री को समझ क्या रहे हैं? आप स्त्री को वस्तु समझ रहे हैं कि पैसा ज्यादा है तो भैया रख लो स्त्री। हम तो बहुत मोटी रकम हर महीने कमाते हैं, हम तो 5 स्त्री रखेंगे, 6 स्त्री रखेंगे, 8 स्त्री रखेंगे। ये कौन सी बात है? स्त्री को आपने क्या समझ रखा है? तो ऐसे विवरणों से हमें ये जानकारी मिलती है कि स्त्रियों की दशा कुछ मामलों में अच्छी बिल्कुल नहीं थी, उनको भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, चलिए। तो कृष्णदेव राय, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी थे। 1512 में रायचूर दोआब, ठीक है, वही कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ठीक है, गुलबर्गा के दुर्ग कृष्णदेव राय ने जीत लिया। अब देखिए, रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया हमने, शुरू से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र, अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्र, ये कृष्णदेव राय ने जीत लिया। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान रहा करते थे, जिनको हम लोग बोलते हैं अष्टदिग्गज। ठीक है, ध्यान रखना। इनको थोड़ा समझ लो। अष्ट दिग्गज,
दिग्गज शब्द का प्रयोग विद्वानों के लिए किया जाता है ना? ये तो आइडिया है ही। ठीक है, तो अष्टदिग्गज कौन हो गए? तेलुगु कवि हैं। ठीक है, अष्टदिग्गज कौन है? पहले तो एक आंसर लिखो कि तेलुगु के 8 महान कवि। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर कि अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि अष्टदिग्गज कौन थे तो आपका आंसर जाएगा कि तेलुगु के 8 कवि। ठीक है, अष्टदिग्गज, अच्छी बात है। और इन अष्टदिग्गजों में जो जैसे लिखा है ना सर्वप्रमुख, तो प्रमुख जो थे उनका नाम था अल्लासानी शेडुना। ठीक है, ये पेदना लिखा है ना, तो ये जो शेडुना है इनको पेदना भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी लिख के आए तो भी इन्हीं की बात हो रही है, अल्लासानी शेडुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि प्रश्न कैसा पूछेगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, उनमें सर्वप्रमुख कौन था? तो आंसर हो जाएगा अल्लासानी शेडुना या पेदना। ठीक, यहां पर एक नाम आपको और याद रखना है जो आप शायद आपने बचपन में भी सुना हो। उनका नाम है तेनाली रामा कृष्णा। ये तेनालीराम जो हम लोग कहते हैं, जैसे अकबर बीरबल की कहानियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियां प्रसिद्ध हैं। भाई बीरबल और तेनालीराम में कॉमन क्या था? तो बीरबल और तेनालीराम में कॉमन था हाजिर जवाबी, है ना, कि कोई भी बात फंसी उन्होंने तुरंत उसका जवाब दे दिया। इससे क्या है, वो लोकप्रिय हो गए। अच्छा, लोकप्रिय हो गए, राजा के भी प्रिय हो गए। लेकिन कभी कभी जो उनका जवाब होता था, अगर हम कहानियों को देखें, ठीक है, तो उनका जवाब कभी कभी इस तरह का भी होता था कि बताएंगे, कल इसका जवाब देंगे। तो फिर वो एक आडंबर करते थे। उस आडंबर से वो राजा को ये सिखाने का प्रयास करते थे कि देखो ये इसका सही जवाब है। जैसे आपने सुना होगा एक कहानी अकबर बीरबल के समय मिलती है कि नीचे बीरबल आग जला देते हैं और ऊपर हंडिया टांग देते हैं, क्योंकि वो फिर अकबर देखता है कि इतने नीचे से ऊपर हंडिया है, कैसे हंडिया गर्म होगी। तो ये इसलिए अकबर को दिखाया गया क्योंकि एक व्यक्ति किले से काफ़ी दूर था और उस पर यह आरोप था कि तो किले में जो मशाल जल रही है उससे उसने ताप ली थी। तो जब इतनी दूरी से अगर कोई व्यक्ति ताप ले सकता है तो ये तो कम दूरी है, इतनी ताप से तो खिचड़ी पक जानी चाहिए। तो इस तरह का जो एक कह सकते हैं महीन, है ना, दिमाग की जो महीन हरकत होती है, उन हरकतों के लिए बीरबल और तेनालीराम जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, खटिया लेके चलने वाला, है ना, तमाम प्रकार की कहानियां हैं, आपने भी देखी होंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और अल्लासानी शेडुना जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है मनुचरित। ये भी याद रखिएगा, मनुचरित, इन्होंने मनुचरित की रचना की थी। तेनाली रामकृष्ण जो है इनकी प्रसिद्ध रचना थी
ये बड़ा नाम है इसलिए याद रखना, पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य, आधता अधमा और या महात्म्य। ठीक है। अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय देखो स्वयं तेलुगु के बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, अमुक्त माल्यदा। और हाँ, एक इन्होंने पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था जामवंती, जामवंती कल्याण। ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ये संस्कृत में है। ठीक है। अगर हम अमुक्त माल्यदा की बात करें या कृष्णदेव राय के दिमाग को समझना चाहें तो अमुक्त माल्यदा एक बहुत अच्छा सोर्स है कि कृष्णदेव राय किस नेचर के थे। तो कृष्णदेव राय के नेचर को अगर हम पकड़ना चाहें तो अमुक्त माल्यदा में जो विवरण दिए गए हैं, ठीक है, तो अमुक्त माल्यदा में दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि कृष्णदेव राय राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या नहीं करना चाहिए, है ना, जो नियम कानून होते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें अमुक्त माल्यदा में कही गई हैं कि राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा को वैसा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक सीख राजा को देने का प्रयास कर रहे हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कारण है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस इस तरह का प्रश्न बन जाता है कि अमुक्त माल्यदा में क्या है, तो राजा द्वारा शासन करने के तरीकों का वर्णन किया गया है। और भी बहुत सारे वर्णन हैं, लेकिन इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज, भोज का मतलब होता है राजा, ठीक है, तो कुल मिला के इसका अर्थ हम लगा सकते हैं दक्षिण का राजा, उसकी उपाधि से अलंकृत किया गया। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ऐसा हुआ। अभी हम लोग सांस्कृतिक उपलब्धि आगे जाके पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी एक उत्तराधिकारी हुए जो हम लोगों ने क्लास की शुरुआत में चर्चा की थी, राम राय, है ना। तो राम राय एक प्रधान सेनापति के रूप में सुविख्यात हुए, सुविख्यात। दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों, ठीक है, दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण किया, जो आपको शुरुआत में बताया था। और 1565 में वो काला दिन आ गया, ब्लैक डे, जिसमें तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के नाम से युद्ध हुआ और इस युद्ध में परास्त किया गया विजयनगर को। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बाद राम राय एक तेज तर्रार सेनापति के रूप में आता है। हालांकि राजा कृष्णदेव राय का अल्पवयस्क पुत्र सदाशिव है और नेतृत्व, लेकिन जो चूंकि वो अल्पवयस्क है तो राम राय जो हैं वो सेना को नेतृत्व प्रदान करते हैं, प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करते हैं और इन सबको हराता है पहले राम राय। लेकिन इन सबको हराने के बाद ये बना लेते हैं एक संघ और संघ बनाकर फिर विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। तब राम राय जो हैं वो राम राय इनको अलग अलग पराजित करता है, अलग अलग एक एक करके। तो ये महासंघ बनाकर चारों इकट्ठे होकर राम राय पर आक्रमण कर देते हैं। एक एक करके आ रहे थे, तब तो राम राय ने इनको पराजित किया बहुत बुरी तरीके से।
अभी आपसे बोला कि मतलब विजयनगर की दया पर छोड़ दिया गया इन सल्तनतों को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन सब ने जब महासंघ बना लिया तो तालीकोटा का युद्ध हो गया। यह इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद अंतिम राजवंश आर्विडु वंश गद्दी पर बैठता है। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम राजवंश था, और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था श्रीरंग तृतीय, है ना। कोई खास नहीं था, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को इतनी बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है कि बहुत छोटा सा राज्य रह जाता है विजयनगर के पास। उसी छोटे से राज्य में आर्विडु वंश अपने आप को स्थापित करता है। उसके बाद मामला जो है वो खटाई में चला जाता है और विजयनगर एक हंसता खेलता राज्य उजड़ जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, कम से कम 3 बार, ठीक है, इनको 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 कम से कम 3 बार आप तेज आवाज में इनको पढ़िए। 3 बार आराम आराम से 3 बार पढ़िए। चलिए पढ़िए 3 बार और तेज तेज। पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से पढ़ो। चलिए अब हम पढ़ देते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ दें। चलो एक बार हम पढ़ देते हैं, 3 बार आपने पढ़ा, एक बार हम पढ़ देते हैं। निकोलो डी कॉन्टी इटली देवराय प्रथम के समय आया। अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय के समय आया। नूनिज पुर्तगाली यात्री है, अच्युत राय के समय आया। डोमिंगो पायस पुर्तगाली कृष्णदेव राय के समय आया। बारबोसा पुर्तगाली कृष्णदेव राय के समय आया। अब अगर आपके मन में इस बात को लेकर दुविधा है कि सर प्रश्न कैसा बनता है, ठीक है, तो आइए इस बात को समझेंगे प्रश्न कैसा बनता है। तो प्रश्न ऐसा बनेगा, हाँ देखो, एक क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, पहले तो हम आपको वो स्पष्ट कर दें। तो तमाम बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निकोलो कोंटी किसके समय विजयनगर आया था, तो आंसर है देवराय प्रथम के समय। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यह प्रश्न भी, कि निकोलो कोंटी जो देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था, कहां से आया था, इटली, ठीक है। तो यात्रियों के नाम और यात्रियों के स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अमूमन स्थान पूछता है, लेकिन अगर स्थान से भटकेगा तो फिर वो सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि पुर्तगाली यात्री बारबोसा किस विजयनगर राजा के दरबार में आया था, तो राजा का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको रिवाइज मोड में रखना है। अच्छा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है हम्पी की खोज। अच्छा एक बात याद रखना, क्या, देखो वर्तमान समय में विजयनगर के खंडहर प्राप्त होते हैं, कहां से, तो हम्पी से। ये बात समझ में आई। वर्तमान समय में विजयनगर के खंडहर जो हैं वो हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, हम्पी से, ठीक है। हम्पी कहां है, तो हम लोग जानते हैं कर्नाटक में। हम्पी कहां है,
कर्नाटक में। ये बात भी समझ में आ गई, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न कि विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी कि हस्तिनावती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हम्पी को हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो हस्तिनावती। ठीक है, हस्तिनावती में हस्ती शब्द आया है, हस्ती का मतलब हाथी, ये ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, हम्पी यानी कि हस्तिनावती। ठीक है, हम्पी के जो भग्नावशेष हैं, भग्नावशेष का मतलब खंडहर, ठीक है, 1800 ईस्वी में एक अभियंता मतलब इंजीनियर और पुराविद, है ना, पुराविद का मतलब होता है कि जो पुराने खंडहरों या पुराने तत्वों को खोजता है, उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी करता है, पुरातत्वविद। सॉरी, ये इसको पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पुरातत्वविद, है ना, पुराने तत्वों का विद्वान। उनका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आपको बेहद गंभीरता से ध्यान रखना होगा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो हैं, इनका नाम कम से कम 10 बार इनका नाम लीजिए अभी। कम से कम 10 बार नाम लो, कम से कम 10 बार। आइए आपको एक बढ़िया चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। बढ़िया चीज इस सेंस में है कि उससे एक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, उसकी जानकारी कब हुई, कैसे हुई और उसके पीछे मामला क्या था। देखो ऐसा है कि आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो यूरोपीय लोग हैं, ठीक है, तो यूरोपीय लोगों द्वारा पता है क्या कहा गया, यूरोपियंस जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है, उसमें यह कहा गया कि हम लोगों को यह काम सौंपा गया है कि हम पूरब जाकर, यानी कि एशिया, हम पूरब जाकर जो लोग बहुत पिछड़े हैं उनको सभ्य बनाएं। समझो, ठीक है। इस विचारधारा से यूरोपीय कंपनियां भारत आईं और धीरे धीरे यह विचारधारा बहुत गहरी हो गई। अच्छा, गहरी होना लाजमी था क्योंकि यूरोप में नए नए आविष्कार हो रहे थे और उन आविष्कारों से भारतीय जनमानस अनभिज्ञ था। इसीलिए तो कह देते हैं सपेरों का देश, है ना, पिछड़ा, यहां कुछ भी नहीं है, यहां लोग कुछ जानते ही नहीं है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ यह कि अंग्रेजों को यह बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि भारतीय इतिहास इतना रिच हो सकता है जितना उन्हें आगे चल के मालूम चला। जब
यूरोपीय कंपनियां भारत आईं 1500, 1600, 1700, तो उनको थोड़ी मालूम था कि भारत का एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे 1700 से आगे समय बढ़ता है, 1750, 1800, 1850, 1900, तो तमाम प्रकार की खोजों के माध्यम से भारत की कला और संस्कृति, भारत का साहित्य, इससे धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लग जाता है कि भारत के लोग तो बहुत विद्वान थे और इस विद्वता का, इंटेलिजेंस का भारतीयों को पता ही नहीं है कि उनके पूर्वज कितना कुछ बहुत अच्छा कह गए, कितना कुछ बहुत अच्छा बोल गए, लिख गए। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सी चीजें तो साइड में कर दी और बहुत सी चीजों की व्याख्या अपने हिसाब से करनी शुरू कर दी, जिससे वो अपने साहित्य को बेहतर और भारतीय साहित्य और संस्कृति को दबाकर रख सकें। क्योंकि वहां के लोग इस विचारधारा से या पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि हम तो आए हैं इन्हें होशियार बनाने। उन्हें क्या मालूम था ये पहले ही से होशियार हैं, केवल इनको जानकारी नहीं है कि पहले क्या था और अब क्या है, कौन भारत की भूमि से जुड़े थे लोग जिन्होंने बेहतरीन ज्ञान दिया। भारतीयों को ही इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारतीय ज्ञान कितना बहुमूल्य है। हम अपने ही ज्ञान के प्रति उदासीन थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उजागर करना शुरू किया। तब जाके भारतीयों में यह समझ विकसित हुई कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में आप देख रहे हैं, आप कहीं भी खोज का नाम आता है तो आप तुरंत किसी न किसी अंग्रेज का नाम देखते हो। सब इन्हीं ने किया और ये इस बात को लेकर आशान्वित रहते थे कि हम मैनेज करेंगे चीजें, डोंट वरी, है ना। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम पढ़ लिया था अच्छे से 4-6 बार। चलो आइए देखते हैं थोड़ा सा जल संपदा के बारे में, सिंचाई सुविधाओं के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत यूनिक काम हम लोग कह सकते हैं हुआ है। ठीक है, कैसा कि अगर हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है के विषय में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य है वो है तुंगभद्रा नदी द्वारा यहां निर्मित एक प्राकृतिक कुंड, है ना। 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण, हौज मतलब वो एक जलकुंड हुआ जिसे वर्तमान में कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। हौज मतलब जलाशय या जलकुंड। अब ध्यान देना, कमलपुरम हौज जो है कि पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था जहां राजधानी थी। जल संबंधी संरचनाओं में से एक हरिया नहर को वर्तमान में भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। जल संबंधी
संरचनाओं में। एक नहर है जिसके भवनावशेषों को, खंडहर को, है ना, भग्नावशेष, है ना, भग्न का मतलब होता है टूट, है ना, तो टूटे हुए अवशेष भग्नावशेष के रूप में देखा जा सकता है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विजयनगर में, अगर से मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ ले, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ ले कि विजयनगर के राजाओं ने सिंचाई सुविधाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए ये लाइन लिख के आ गई, तो इस लाइन को आप ट्रू के रूप में देखोगे, ट्रू के रूप में देखोगे या फॉल्स के रूप में? सॉरी, बताइए। ट्रू के रूप में देखेंगे या फॉल्स के रूप में? तो आप कहेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है, और ये पढ़ते समय आपने ध्यान दिया है, तो आप मजबूती से ये बात कह पाएंगे कि ऐसा हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ें। किलेबंदी एवं सड़कें, अब देखो ये भी महत्वपूर्ण है। जब इनको पढ़े रहोगे ना, तो पूछे गए प्रश्न पे दिमाग चलता है। ऐसे थोड़ी कि प्रश्न पूछा गया और दिमाग शांत है ना। पढ़िए इसको, 2 लाइनों को अच्छे से पढ़ो। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, देखो अब देखो एक नया आपके लिए क्वेश्चन आ गया, कालीकट। कालीकट का राजा जमोरिन वास्को डिगामा याद आया? तो 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के राजा जमोरिन के आया था। अब मान लीजिए वो आपसे ये चीज नहीं पूछ रहा, उसने मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि कालीकट वर्तमान समय में क्या है, तो केरल का कोझिकोड, कोझिकोड केरल, है ना, वो कालीकट है। भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक, 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक को फारस के राजा ने भेजा कालीकट, और अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। अब्दुल रज्जाक ने किलेबंदी के बारे में लिखा है, इसका मतलब, है ना, उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है, 7 लाइनों का उल्लेख किया है दुर्गों की। उसने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आपको बताया भी था कि जो विदेशी यात्री थे, ये विजयनगर की रौनक देख के चौंक गए थे कि इतना भी खूबसूरत कोई राज्य हो सकता है। अब आप कल्पना करिए कि कितना खूबसूरत रहा होगा विजयनगर। बस क्या है, आपसी लड़ाइयों ने चीजें बर्बाद कर दी, है ना। चलिए, अब एक जैसे शब्द है महानवमी डिब्बा, ठीक है, ये क्या होता है? अब ध्यान से सुनना। शहर, ठीक है, शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा, शहर के ऊंचे स्थानों में से एक, ठीक है। एक विशालकाय मंच है, क्या है? मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट, 11,000 वर्ग फीट उसको बेस दिया गया है, आधार दिया गया है, और 40 फीट उसकी ऊंचाई है।
40 फीट ठीक ठाक होता है ना। हम लोग की लंबाई 6 फुट के आसपास रहती है। 40 फीट, 6, 12, 18, 24, 30, 36, फिर 40, मतलब लगभग 7 गुना, है ना। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत में कहते हैं, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में कहते हैं या बंगाल में कहते हैं, नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में कहते हैं, इन नामों से जाना जाता है। 10 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता था महानवमी डिब्बा में, या महानवमी टिब्बा भी कहते हैं, टिब्बा या डिब्बा। बात समझना कि एक विशेष प्रकार का आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन है। महानवमी जो है ये विजयनगर में सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा त्योहार था महानवमी। ये याद रखना, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा था, तो महानवमी को वो बहुत ही बेहतर ढंग से मनाते थे। ठीक है। महानवमी महान नौवां दिवस, ठीक है, के अवसर पर निष्पादित किए जाते हैं। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत, अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। तो वो तो मान लो करेंगे ही। कोई भी फंक्शन होगा, ठीक, कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन का मतलब कोई भी त्योहार टाइप का, तो उसमें राजा जो है वो अपना सर्वस्व दिखाने जताने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। इसको एक बार और ध्यानपूर्वक देख लो, क्या पढ़ा हम लोगों ने? महानवमी डिब्बा, ठीक है, विजयनगर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार। ठीक है, सिंगल लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए आता है तो वो इसी तरह से पूछेंगे कि विजयनगर में कौन सा त्योहार है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, तो महानवमी। अगर महानवमी ऑप्शन में ना हो तो दशहरा ढूंढ लेना, दशहरा ऑप्शन में ना हो तो दुर्गा पूजा ढूंढ लेना। हालांकि दुर्गा पूजा और दशहरा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो विजयनगर से बाहर के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले नाम हैं। ठीक है, आपके लिए महानवमी ही आएगा। आइए थोड़ा सा कलात्मक योगदान देख लेते हैं विजयनगर का। देखो, विजयनगर में जो मंदिर वास्तुकला में कई नए तत्व जोड़े गए, जैसे कल्याण मंडप, है ना, अलंकृत मंडप, स्तंभ कह लो, अम्मान मठ, बरामदे के बाएं किनारे पर मंडप का निर्माण आदि। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आया है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप क्या होता था, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर परीक्षा में आपसे पूछता है कि कल्याण मंडप क्या था, ठीक, तो इसको आप इस तरह से समझने का प्रयास करिए कि यदि आपसे ये पूछेगा परीक्षा में कि कल्याण मंडप क्या था, तो आपको ये ऑप्शन ढूंढना है क्या, जहां पर ये लिखा हो कि देवी देवताओं के विवाह इस मंडप में आडंबरपूर्ण
ढंग से संपन्न किए जाते थे। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? देखो, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया है, गुड्डा गुड़िया का खेल खेला है? आप लोग तो अभी अभी बचपन से गुजरे हैं? मतलब नहीं खेला तो देखा, अगर हो सकता है देखा हो, है ना, जरूरी थोड़ी खेला हो, हर किसी का मन थोड़ी करता है। तो खेलते हुए देखा हो किसी को, है ना, तो अमूमन ऐसा हम लोग हाँ में उत्तर देते हैं। अब उसी को जरा धार्मिक रूप से सोचो और उसका उसका विजन जो है वो बड़ा कर दो। ठीक है, जब उसका विजन बड़ा करोगे तो वो बन जाएगा कल्याण मंडप। अच्छा, कल्याण मंडप क्यों कह रहे हैं? कल्याण मंडप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देवी देवताओं के आडंबरपूर्ण विवाह किए जा रहे हैं, है ना। देवी देवताओं का देखो, आडंबरपूर्ण शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई देवी देवता असली तो आ नहीं जाएंगे सामने। भाई कोई भी धर्म हो, हर धर्म को किसी न किसी देवता को तो मानता ही है ना। तो अगर वो मान लो विवाह करवा रहा है तो वो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आ जाएंगे, हाँ भाई हम आ गए, चलो भाई विवाह कराओ, है ना। तो जो कुछ भी होगा वो प्रतीक रूप में होगा, है ना। गुड्डा को किसी ईश्वर का रूप मान लेंगे, गुड़िया को उनकी पत्नी के रूप में, फिर उनका विवाह कराएंगे, है ना। एक आडंबरपूर्ण माहौल माहौल बनेगा, है ना। कितना अच्छा लगेगा। सोचने से ही अच्छा लग रहा है ना। भाई जो कर सकते हैं वही करेंगे, है ना। तो आडंबरपूर्ण किए जाते हैं। अच्छा, कल्याण मंडप, विवाह एक कल्याण का कार्यक्रम है ना, इसलिए उसको कल्याण मंडप कहा जाता है। अब मान मठ मठ है, ठीक है, बरामदे के बाएं किनारे पर मंडप का निर्माण होता था। तो इस प्रकार के निर्माण हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, गर्भगृह और गोपुरम पूर्ववत बने रहे, है ना। पूर्ववत बने रहे का मतलब कि गर्भगृह का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, और मंदिर के अंदर ये मुख्य कक्ष है जहां पर मेन कमरा, तो उसमें ये देवी देवता मान लो बैठे हैं। तो ये जो है ना, ये गर्भगृह है जहां पर मुख्य देवता निवास करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, है ना, किसी बड़े मंदिर में आप जा रहे हैं तो एक आपको मेन गेट मिलेगा बाहर, है ना। तो मेन गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो आपने मेन गेट से एंट्री करी, ठीक, तो आपको हो सकता है दाएं बाएं छोटे छोटे मंदिर मिल जाए, मतलब छोटे छोटे मंदिर, है ना, देवी मूर्तियां रखी हैं देवी देवताओं की। और मान लीजिए कि वो मंदिर, जिस मंदिर में आप गए हैं, वो हनुमान जी का मंदिर है या शिव जी का मंदिर है या रामचंद्र जी का मंदिर है, किसी का भी आप एक मुख्य मंदिर, मुख्य देवता, तो मुख्य देवता मान लीजिए हमने मान लिया श्री राम का मंदिर है, ठीक। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस पूरे मंदिर में केवल श्री राम की मूर्ति होगी, है ना। मूर्तियां तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उस मंदिर को श्री राम के नाम से जाना जाएगा, ठीक, कि भाई कहाँ जा रहे हो, राम मंदिर जा रहे हो। तो जब आप मुख्य मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश करते हैं और बिल्कुल चलते जाते हैं, जो राम जी जिनके नाम पर वो मंदिर है, मुख्य देवता हैं, उनका जो कमरा है वही गर्भगृह है। जो मुख्य कमरा है जिसमें रामचंद्र जी की मूर्ति है वही गर्भगृह है, ठीक है। और जिस मेन गेट से आप घुस रहे हैं, जिस मेन गेट से आप घुस रहे हैं, वहां पर जो आकृति बनी है वही गोपुरम है, प्रवेश द्वार, है ना।
गोपुरम का मतलब प्रवेश द्वार, है ना। बहुत दिमाग लगाते थे ये लोग प्रवेश द्वार को बनाने में, है ना। कुछ इस तरह से बनता था विशालकाय, है ना। और फिर इसको बहुत बेहतरीन ढंग से सजाते थे, है ना, गोपुरम को। है ना। फिर इसको बहुत मूर्तियों से सजाते थे। एक बहुत बड़ी विशेषता विजयनगर में थी कि जैसे मान लीजिए वो मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर में जो मंदिर का जो बाहर से जो आपको मंदिर दिखाई देता है बाहर से, तो वहां पर भी तमाम छोटी छोटी मूर्तियां वो बना देते थे। मतलब स्पेस नहीं छोड़ते थे, हर जगह कलाकृतियां, आकृतियां, है ना। जैसे मान लीजिए ये मंदिर बना है, तो बाहर से आपको ऐसा दिख रहा है ना, बाहर से दीवारें दिख रही हैं, तो उन दीवारों पर भी मूर्तियां बनी हैं। बड़ा यूनिक उनका तरीका था, है ना। स्तंभ यानी कि खंबे, पिलर का प्रचुरता से प्रयोग किया गया। भाई पिलर का प्रयोग तो करेंगे ही, नहीं तो भारी आकृतियां कैसे सधेंगी, है ना। अगर विशालकाय मंदिर है तो कैसे बिना पिलर के कैसे टिक जाएगा। 1000 स्तंभों वाले मंडपों का निर्माण विजयनगर मंदिर कला का आदर्श स्वरूप है। सोचिए, 1000 स्तंभ, पिलर, मंडपों का निर्माण, ये इनकी विशेषता है। तो पिलर इनकी मेन विशेषता है। यहां धर्मनिरपेक्ष भवनों में इंडो इस्लामिक विशेषताएं, धर्मनिरपेक्ष भवनों में, ऐसे भवन जो धार्मिक रूप से निरपेक्ष है, उसमें इंडो इस्लामिक विशेषताएं पाई गई हैं, जैसे गुंबद और कमल, है ना। जैसे मान लीजिए कि इस्लाम भारत में आया, जब इस्लाम भारत में आया तो वो दो बड़ी विशेषताएं लेकर आया। एक गुंबद, गुंबद आप लोग देखते होंगे, टॉम, गुंबद और मेहराब, दो शब्द हैं। गुंबद तो हम लोग मान लीजिए देख ही रहे हैं, गुंबद की आकृति, है ना, गुंबद, है ना। मेहराब, मेहराब आप कह सकते हो कि प्रवेश द्वार में जो आकृति बनाते थे, जैसे गोपुरम बन रहा है, इसी को थोड़ा सा और, मतलब उनका अपना स्टाइल था प्रवेश द्वार बनाने का, तो वो लोग लाए थे भारत। तो अगर हम कोई ऐसा निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसके निर्माण में, अगर हम कोई ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसके निर्माण में भारतीय वास्तुकला के साथ साथ मुस्लिम वास्तुकला के भी उदाहरण देखने को मिले, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंडो इस्लामिक विशेषताएं, इंडो इस्लामिक संस्कृति। इस्लाम के भारत में आने के बाद जो हमारे यहां संस्कृति पनपी, उसे हम इंडो इस्लामिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। ठीक है, तो राजकीय केंद्र की अगर हम बात करें तो सबसे सुंदर भवनों में कौन है, लोटस महल। ये काफी खैर चर्चा में भी रहता है ना, तमाम, कभी कभी हम लोग लोटस महल को या कमल महल को, जैसे न्यू ईयर के टाइम पे मान लीजिए कोई कैलेंडर छपवा रहा है या कहीं चित्र का कोई प्रयोग कर रहा है, डेस्कटॉप पे कभी कभी हम लोग देख लेते हैं, है ना, आकृति के रूप में। ये वही वाला है ना, लोटस महल। विजयनगर में रानियों द्वारा इसे क्रमबद्ध ढंग से मतलब बनवाया गया, लंबा समय लगा। ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम इसमें शामिल नहीं है। इस शासनकाल में ताड़पत्री, कांचीपुरम आदि स्थानों पर अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि तमाम मंदिरों का निर्माण
विजयनगर कालीन समय में किया गया। कुछ स्पेशल नगरों का भी निर्माण किया गया, जैसे अगर हम कृष्णदेवराय की बात करें, है ना, कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय ने अपनी पत्नी की याद में हासपेट नगर बसाया। तो पत्नी की याद में हासपेट नगर बसाया था कृष्णदेवराय ने। तो इस प्रकार के नगरों का भी निर्माण विजयनगर के राजाओं द्वारा किया गया है। ठीक है, आसान है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक है, और ये देखेंगे हम लोग कि आप उन अभ्यास प्रश्नों को कर पाते हैं या नहीं। अगर आपने गंभीरता से पूरा सुना होगा तो आप आसानी से अभ्यास प्रश्न को करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था? ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए है, इसमें आपको सोचने का भी बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है विजयनगर। ठीक है, अच्छा इसका बताओ, निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया? विजयनगर साम्राज्य को कमजोर करने वाली लड़ाई कौन सी है? विजयनगर को कमजोर करने वाली लड़ाई कौन सी है? बिल्कुल सही, तालीकोटा का युद्ध, है ना। कब हुआ था जल्दी से बताओ? 1565 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ था विजयनगर, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इन्होंने एक महासंघ बनाकर विजयनगर पर आक्रमण किया था और एक अच्छे खासे राज्य को बर्बाद कर दिया। हम्पी के खंडहरों को सार्वजनिक ज्ञान में कौन लाया? या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हम्पी के खंडहरों को किसने खोजा, किसने उजागर किया, ये कहो, है ना। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उजागर करना। ठीक है, भाई 10-10 बार नाम बुलवाया था तो अब तो आप बता ही देंगे। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, दा भी लिख के आ जाता है, किस शासक की रचना थी? देवराय प्रथम, नरसिंह, तुलुक, विरूपाक्ष, कृष्णदेवराय। अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा उस राजा की रचना है जिसने जामवंती कल्याण भी लिखी। अमुक्त माल्यदा ऐसी रचना है जिसमें राजा और उसके शासन से संबंधित अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अमुक्त माल्यदा कृष्णदेवराय की रचना है। ठीक है, तो अमुक्त माल्यदा के साथ एक नाम और है, बार बार पढ़ लो, है ना, जिससे याद हो जाए, जामवंती कल्याण। ठीक है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन इटली से था
और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। निकितिन, फाइयान, बर्नियर, निकोलो डी कॉन्टी, 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी का मतलब समझ गए? 1400 से लेके 1499, है ना? पंद्रहवीं शताब्दी का मतलब 1401 से 1499 या 1500 मान लो, क्योंकि उसके बाद तो 1501 यानी कि 16वीं शताब्दी शुरू हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। गलत बताने की नहीं हो रही। चलिए बताइए। देखो 15वीं शताब्दी में का मतलब हुआ, आपको इशारा किया गया था, तो आंसर आ जाएगा निकोलो कोंटी, है ना? यानी कि कृष्णदेव राय को आपको काट देना था, क्योंकि कृष्णदेव राय का समय कब शुरू होता है? जो कृष्णदेव राय हैं इनका समय है 1509 से 30, ठीक है? 1509 से 30, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये कि दो तीन नाम लिख रहे हैं, ठीक है? कृष्णदेव राय के पैरेलल, कृष्णदेव राय के समय बाबर, जो मुगल बादशाह बाबर है वो है, क्योंकि बाबर का टाइम है भारत में 226 से 30। देखो थोड़ा सा समझना है यहां पे, है ना? ये शायद इस समय तो 29 है ना? 29, चलो 29-30 आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो हो गया बाबर, ठीक है, कृष्णदेव राय के दौरान। हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि बाबर ने जो आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी, ठीक है, ये तुर्की भाषा में लिखी है उसने। इस तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय का उल्लेख है, के डी राय, कृष्णदेव राय, ठीक है, के डी राय। तो कृष्णदेव राय का उल्लेख है बाबर की तुजुके बाबरी में। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम सल्तनत की बात करें तो भाई इब्राहिम लोदी, है ना, एक नाम इब्राहिम लोदी का भी इसी दौरान चर्चा में रहता है। ये अंतिम सुल्तान था, है ना, क्योंकि इनके और इनके बीच ही तो लड़ाई हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध। क्यों? अब तो समझ में आ गया होगा। हुँ? तो जो ये बातें हम लोग क्यों चर्चा में ला रहे हैं? ये बातें हम लोग इसलिए चर्चा में ला रहे हैं कि देखो, जो बहुत विशेष राजा होता है, एक प्रशंसनीय राजा होता है, तो हमें उसके टाइम पीरियड के दौरान हमें और भी दाएं बाएं थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि वो राजा तो महत्वपूर्ण है ही। अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछ ले कि इस महत्वपूर्ण राजा के पैरेलल कौन सा राजा था, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने बाबर इब्राहिम लोदी के बीच भी कर दी है, ठीक है? अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड पे पता है गुरु नानक भी हैं, 1469 से 1539,
है ना। तो गुरु नानक भी इसी टाइम पीरियड से गुजरेंगे। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा तो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। और सिलेबस को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।